जय हिंद दोस्तों, मैं मुकुल शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मुकुल शर्मा लेक्चर्स के इस नए बेहतरीन वीडियो लेक्चर्स में। तो आज के हम इस लेक्चर्स में अटेंड करने वाले हैं, ब्रह्मास्त्र सीरीज को फॉलो करने वाले हैं। आज है आपकी 3 जनवरी और आज ये लेक्चर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसका जो लेक्चर नंबर 1 है, यानी कि जो ब्रह्मास्त्र सीरीज जो हमने स्टार्ट की थी, कल हमने ब्रह्मास्त्र सीरीज के बारे में आपको बताया था। उसमें क्या बताया था हमने कि हम रासायनिक विक्रिया एवं समीकरण, इसके सबसे पहले जो महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे उनको कवर करेंगे। जो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होंगे उनको कवर करते हुए चलेंगे, बहुत अच्छी तरीके से बताएंगे। और इस तरीके से हम पढ़ेंगे, इस तरीके से मतलब इस तरीके के पैटर्न को फॉलो करेंगे जिसमें आपका बोर्ड में नंबर अच्छे से अच्छे नंबर आ सके और नंबर कटने के चांस ना रहें। ठीक है, इस प्रकार से पढ़ेंगे। और जो इसकी कल जो सेशन रहेगा, कल जो क्लास रहेगी, वो आपकी क्वेश्चन की रहेगी, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो बोर्ड में आने की संभावना होगी। अब देखिए, हम बात करते हैं क्लास 10th के साइंस के चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इस पूरी वीडियो में इस चैप्टर को कवर कर देंगे हम। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होगा कि इसमें जो हम पढ़ेंगे, ठीक है, जो पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है, जो पढ़ेंगे वही आएगा। ठीक है, ये मैं गारंटी के साथ बता सकता हूं कि जो हम पढ़ेंगे उसी में से क्या आएगा, आपके बोर्ड में क्वेश्चन बनेगा। इससे बाहर पेपर में कुछ नहीं जाएगा। इससे बाहर क्या जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा। इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। तो आपका चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 1 होने वाला रासायनिक विक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। अब देखिए इसमें क्या आपका आता है, सबसे पहला टॉपिक आपका आता है परिवर्तन चेंज के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, क्योंकि ये वीडियो 1 शॉट रहने वाला है, यानी कि एक ही वीडियो है, पूरा जो लेक्चर है वो हम कवर करने वाले हैं। तो इसलिए मैं इसमें ज़्यादा बेसिकली नहीं जाना चाहूँगा, तो इसलिए हम सीधे ही परिवर्तन से स्टार्ट कर रहे हैं। परिवर्तन आपका 2 प्रकार का होता है, एक होता है आपका भौतिक परिवर्तन, एक होता है आपका रासायनिक परिवर्तन। अब देखिए, भौतिक परिवर्तन कैसे कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कैसे कहते हैं। भौतिक परिवर्तन में हम एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण लेते हैं, किसका, बर्फ का जल में बदलना या परिवर्तन होना। ठीक है, बर्फ का जल में बदलना या उसका परिवर्तन होना। तो यहां पर क्या हो रहा है, देखिए यहां पर, देखिए आप, यहां पर बर्फ से क्या बन रहा है, बर्फ से बन रहा है यहाँ पर जल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। बर्फ से जल बन रहा है, तो अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। तो अब ऑब्वियसली बात है कि किस अवस्था से किस अवस्था में परिवर्तन हो रहा होगा, ये भी आपको पता होगा कि जो यहाँ पर क्या थी, बर्फ क्या थी, ठोस अवस्था में। ठोस अवस्था से क्या बदल रहा है, द्रव अवस्था में। जल किस में आ रहा है, द्रव अवस्था में। तो यहाँ पर बीच में जो हो रहा है, जो परिवर्तन हो रहा है, वो क्या हो रहा है, अवस्था में हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो परिवर्तन हो रहा है वो अवस्था में हो रहा है। ठोस अवस्था है वो द्रव अवस्था में परिवर्तन हो रही है। यदि हम इसको और गर्म करेंगे तो ये द्रव से किस में बदल जाएगा, गैस में बदल जाएगा, तब भी अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा, तब भी क्या होगा, अवस्था में परिवर्तन होगा। अब देखिए, बर्फ का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, H2O, और जो जल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, H2O। यदि इसे और गर्म करेंगे, यदि इसे भाप में बदलेंगे, गैस में बदलेंगे, तब भी इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, H2O। यानी कि हमें एक चीज देखने को मिल रही है यहाँ पर, वो चीज है रासायनिक संघटक। जो इसका जो फॉर्मूला उसमें बदलाव नहीं हो रहा है, इसकी जो अवस्था है उसी में बदलाव हो रहा है। तो यहां से इस प्रकार से डेफिनेशन बनेगी इसकी कि ऐसे परिवर्तन जिनकी अवस्थाओं में परिवर्तन हो जाता है, ऐसे भौतिक परिवर्तन या फिर ऐसे परिवर्तन जिसकी अवस्था में परिवर्तन आ जाता है, अवस्था में बदलाव आ जाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं, तथा इसके रासायनिक संगठन में कोई बदलाव नहीं आता। ठीक है, ऐसे परिवर्तन डेफिनेशन को अब हम लिखते हैं।
ऐसे परिवर्तन जिसकी अवस्था में परिवर्तन आया था, ठीक है, जिसकी अवस्था में क्या होता है, बदलाव आया था तथा उसके रासायनिक संगठन में यानी कि जो उसका फॉर्मूला उसमें कोई बदलाव नहीं आता, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये भौतिक परिवर्तन है। कैसे? अवस्था में परिवर्तन हो गया, भौतिक जो अवस्था जो रासायनिक संगठन है उसमें कोई बदलाव ही नहीं हुआ, भौतिक जो अवस्था है, भौतिक जो परिवर्तन है, इसकी जो अवस्थाएं वो कैसी है, भौतिक अवस्थाएं, जैसे कि रंग में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है, ताप में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है, और जैसे कि ठोस से द्रव में अवस्था में तो परिवर्तन हो रहा है, आकार में परिवर्तन हो जाएगा। अब देखिए रासायनिक परिवर्तन पे चलते हैं। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, जैसे कि एग्जाम्पल मानो दूध का दही में जमना, ठीक है, दूध का दही में बदलना। दूध का दही कैसे बनता है, कैसे परिवर्तन होता है दूध का दही में, कि जब हम एक छोटी सी चम्मच में सहेजा लेकर के गुनगुने दूध में डालते हैं तो सुबह जब हम उठ करके देखते हैं तो वो पूरा जो दूध है वो दही के फॉर्मेट में क्या होता है, जम जाता है। क्यों जम जाता है वो? क्योंकि जो एक चम्मच भर में जो सहेजा होता है उसमें सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, ठीक है, सूक्ष्म जीव होते हैं, वो आपको जनन करके नहीं वृद्धि कर लेते हैं अपनी, और अपने जैसे संतान को उत्पन्न करते हैं, इसलिए दूध का क्या होता है, दही में परिवर्तन हो जाता है। तो वहां पर क्या होगा कि वहां पर तो अवस्थाएं तो परिवर्तन हो ही गया, जो अवस्थाएं परिवर्तन नहीं होगा, अवस्था लिक्विड फॉर्मेट में थी, लिक्विड फॉर्मेट में रहेगी, ठीक है, लेकिन उसके जो रासायनिक संगठक है, जो उसका फॉर्मूला होगा उसमें बदलाव आ जाएगा, ठीक है, उसमें क्या होगा, बदलाव आ जाएगा। अब देखिए यहां पर देखते हैं, हम किण्वन की प्रक्रिया लेते हैं यहां पर, ठीक है, किण्वन की प्रक्रिया में क्या होता है, ग्लूकोज से क्या बनता है, एल्कोहल बनता है। ठीक है, ग्लूकोज से क्या बना, एल्कोहल बना। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या था, C6H12O6 था, ठीक है, जो इससे जो ये एल्कोहल बन रहा है इसका फॉर्मूला क्या था, C2H5OH, ठीक है, इसका जो फॉर्मूला रहेगा वो ये रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इसके रासायनिक संगठक में बदलाव हो रहा है, जो इसका फॉर्मूला है, ये जो इसका फॉर्मूला है, ठीक है, ये क्या रासायनिक संगठक है, ये क्या है, रासायनिक संगठक है दोनों, ठीक है, ये क्या है, रासायनिक संगठक है। तो इसके रासायनिक संगठन में परिवर्तन हो रहा है, तो इसकी अवस्था में परिवर्तन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, दोनों ही बात है ना, लेकिन इसके रासायनिक संगठन में डेफिनेटली ये फिक्स है कि रासायनिक संगठन में क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो ऐसे परिवर्तन जिसकी अवस्था में परिवर्तन हो सकता है या नहीं हो सकता, ठीक है, लेकिन रासायनिक संगठन में परिवर्तन हो सकता है। दोबारा से देखिए, ऐसे परिवर्तन जिसकी रासायनिक संगठन में परिवर्तन हो जाता है लेकिन उसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो भी सकता है और नहीं भी। तो आइए हम इसकी डेफिनेशन को लिखते हैं, ठीक है, ऐसे परिवर्तन तो ऐसे परिवर्तन जिसके रासायनिक संगठक में बदलाव आ जाता है लेकिन उसकी भौतिक अवस्था में बदलाव आ सकता है। मतलब इसमें डेफिनेटली नहीं पता, निश्चित नहीं पता कि भौतिक अवस्था में परिवर्तन, किसी किसी जगह पर भौतिक अवस्था में परिवर्तन भी आ सकता है, किसी किसी जगह भौतिक अवस्था में परिवर्तन नहीं आ सकता। तो ऐसे परिवर्तन जिसके रासायनिक संगठन में पूरी तरह से बदलाव हो जाता है, पूरी तरीके से वो मतलब क्या होते हैं, रासायनिक संगठन में बदलाव हो जाता है। भौतिक रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, जिनकी भौतिक अवस्था में बदलाव हो जाता है लेकिन रासायनिक संगठन के जो फॉर्मूले होते हैं वो नहीं बदलते, उन्हें कहते हैं भौतिक परिवर्तन। ठीक है, आई होप
आपको ये भौतिक परिवर्तन समझ में आया होगा, रासायनिक परिवर्तन समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। तो अब हम इसको रख करते हैं और रासायनिक अभिक्रिया की तरफ चलते हैं। तो आइए हम रासायनिक अभिक्रिया की तरफ चलते हैं। रासायनिक अभिक्रिया स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि आप इस वीडियो पे नए हो तो यदि आप इस चैनल पर नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस चैनल को आप जितने ज्यादा दोस्तों के पास शेयर करोगे, अपने दोस्तों के पास शेयर करोगे जिन्होंने इस वीडियो की आवश्यकता है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो को जितने ज्यादा दोस्त हैं आपके उतनों को शेयर करके लिए एक बार बता दीजिए, शेयर करके लिए। और आप यदि वीडियो अच्छा हो कमेंट करके बताएं, यदि आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती हो तो कमेंट करके हमें बता सकें। वरना जो अबाउट में यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है, उस पर आप क्लिक करके हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी आप ज्वाइनिंग ले सकते हैं, ज्वाइन हो सकते हैं। अब हम रासायनिक अभिक्रिया को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए वह प्रक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर के 1 या 1 से अधिक गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं। अब देखिए 2 पदार्थ कैसे मिलेंगे, जैसे कि आप एक एग्जाम्पल ले लो, उदाहरण ले लो, जैसे कि H2+O2, ठीक है, हाइड्रोजन गैस ले हमने, ऑक्सीजन गैस ले ली हमने, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलकर के किस चीज का निर्माण करती है, H2O, ठीक है, H2O का निर्माण करती है। और H2O यहाँ पर क्या है, ये हो गया आपकी गैस फॉर्मेट में, ये होगी आपकी गैस फॉर्मेट में, ये होगी आपकी लिक्विड फॉर्मेट में। आपका जल है वो क्या होता है, लिक्विड फॉर्मेट में होता है। हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस मिलकर के एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। तो वह प्रक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर के 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर के, ठीक है, 1 या 1 से अधिक गुणधर्म वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। एक या तो एक पदार्थ का निर्माण हुआ, या 2 या 1 से अधिक 2 पदार्थों का निर्माण हो सकता है, 3 पदार्थों का निर्माण हो सकता है। तो 2 पदार्थ मिलकर के अंतःक्रिया कर करके परस्पर मिलकर के एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, जिससे बोला जाता है रासायनिक अभिक्रिया। तब हम कहते हैं यहाँ पर कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। क्या बोलते हैं, तब हम कहते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। यहाँ पर भाग लेने वाले कौन थे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और फलस्वरूप बनने वाला कौन था, कौन था, जो फलस्वरूप बना था वो था आपका H2O, जल था आपका। अब हम बात करते हैं कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हुई है, हम उसकी पहचान कैसे करेंगे, ठीक है। रासायनिक पहचान किस प्रकार से करते हैं रासायनिक अभिक्रिया की पहचान, तो इसके लिए वैज्ञानिकों ने कुछ तथ्य दिए थे, ठीक है, वैज्ञानिकों ने कुछ चीजें बनाई थी, तथ्य दिए थे, जिसके बाद हम यह पहचान सकते थे कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हुई है। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू यदि देखा जाए तो सबसे पहले आपके 4 तथ्य दिए थे। सबसे पहला था रंग में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन सबसे पहले ये वाला था। फिर उसके बाद में क्या था, रंग में परिवर्तन, फिर उसके बाद था ताप में परिवर्तन, फिर उसके बाद था गैस का निष्कासन, गैस का निष्कासन, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले यदि कोई अवस्था में परिवर्तन हुई है, कोई वस्तु द्रव है तो उसका गैस में बदलना या ठोस में बदलना क्या कहलाएगा, रासायनिक अभिक्रिया। अब देखिए रंग में परिवर्तन हुआ है कि किसी जो अभिक्रिया से पहले कोई चीज पीली थी, अभिक्रिया के बाद में वो नीली हो गई, तब क्या कहलाएंगे हम, रासायनिक अभिक्रिया हुई है। यदि कोई किसी अभिक्रिया में तापमान में परिवर्तन हो रहा है, जैसे कोई वस्तु ठंडी थी तो वो गर्म हो गई, तो उसमें क्या हो, तब हम कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। यदि किसी वस्तु में से या फिर किसी रिएक्शन में से, अभिक्रिया में से गैस निकल रही है, तो हम कहेंगे कि वहां पर रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो इसलिए ये तथ्य बनाए थे, इसलिए ये पहचान करने के लिए बताई थी कि अवस्था में परिवर्तन हुआ, रासायनिक अभिक्रिया हुई है, रंग में परिवर्तन हुआ, रासायनिक अभिक्रिया हुई है, तापमान में परिवर्तन हुआ, रासायनिक अभिक्रिया हुई है, गैस का निष्कासन हुआ, गैस निकल करके गई, तो रासायनिक अभिक्रिया हुई है। चलिए अब हम आगे की तरफ चलते हैं और रासायनिक समीकरण के बारे में डिस्कस करते हैं और इसको रख करते हैं। अब बात करते हैं हम रासायनिक समीकरण के बारे में कि रासायनिक समीकरण कहते कैसे हैं। देखिए जब मैग्नीशियम के तार को वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर जलाया जाता है, ठीक है, जब मैग्नीशियम के तार को, मैग्नीशियम रेवन को वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। तो यह जो कथन होता है ना, ये रासायनिक समीकरण के लिए होता है, तब हम कहते हैं कि कोई रासायनिक समीकरण हुई है। अब वैज्ञानिकों ने क्या किया, इस प्रकार की डेफिनेशन तो बना दी। अब उसके बाद में वैज्ञानिकों ने दिमाग लगाया और सोचा कि हम तो इस प्रकार से समझ जाएंगे, लेकिन जो बाहर के लोग हैं, जो मतलब जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा, तो उनके लिए समझना ये आसान नहीं है। इसलिए इस डेफिनेशन को
पढ़ना और समझना बहुत ही कठिन है। इसलिए उन्होंने क्या किया था, इसमें जो भाग लेने वाले उन तत्वों को अलग लिख लिया, जो फलस्वरूप बनने वाले उन तत्वों को अलग लिख लिया। तो उन्होंने क्या किया, मैग्नीशियम ऑक्सीजन को अलग लिख लिया और मैग्नीशियम ऑक्साइड को अलग लिख लिया। अब उन्होंने ये सोचा था कि मैग्नीशियम ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्सीजन एक जैसे लग रहे हैं। यहाँ पर देखिए एरो के और प्लस के चिन्ह को हटा दिया जाए तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन अब ये एक जैसे लग रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया था कि हमें पता कैसे चलेगा कि दो तत्वों ने भाग लिया है, तो इसलिए उन्होंने इन दोनों तत्वों के बीच में लगा दिया प्लस का निशान। जो प्लस का सिंबल था, जो प्लस का जो साइन था, वो किस लिए आया था, क्योंकि वैज्ञानिकों को लगा कि ये दोनों चिन्ह क्या है, ये दोनों क्या है, भाग लेने वाले एक जैसे लग रहे हैं, इसलिए इनको अलग करने के लिए बीच में प्लस लगा दिया। अब वैज्ञानिकों ने ये दिमाग लगाया कि हमें पता कैसे चलेगा किससे क्या बना है, तो इसलिए उन्होंने बीच में एरो का निशान लगा दिया यहाँ पर। तो इससे ये पता चल रहा है कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण हुआ है। ठीक है। और जो इस प्रकार की जो समीकरण बन करके जो तैयार की थी वैज्ञानिकों ने, यानी कि चिन्ह को उठा करके रखते हैं यहाँ पर। तो उन्होंने मैग्नीशियम का प्रतीक था, जो चिन्ह था वो रख दिया Mg, और ऑक्सीजन में जो प्रतीक था वो रख दिया O2। और इससे क्या बना था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और जब कोई धातु ऑक्सीजन की संपर्क में अभिक्रिया करती है तो धातु ऑक्साइड बनाती है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर बन करके तैयार हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। और इस प्रकार की समीकरण को उन्होंने नाम दिया रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण का उन्होंने इस प्रकार के समीकरण को नाम दिया। अब बात करते हैं रासायनिक समीकरण के भाग। तो रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं, में क्या होता है, जो तत्व भाग लेते हैं समीकरण में उन्हें बोला जाता है अभिकारक, और जो समीकरण के बाद में बन करके तैयार होते हैं उन्हें बोला जाता है उत्पाद। तो इस प्रकार से रासायनिक समीकरण को व्यक्त किया गया। अब बात करते हैं कंकालिक रासायनिक समीकरण को, जिसे एक प्रकार से बोला जाए तो असंतुलित रासायनिक समीकरण भी कहते हैं, या फिर ढांचा रासायनिक समीकरण भी कहते हैं। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया था, इस प्रकार की रासायनिक समीकरण को लिख तो दिया, यहाँ पर बना करके तैयार तो कर दिया। अब उन्होंने कहा था कि ये असंतुलित रासायनिक समीकरण कैसे नाम दे देते हैं। अब उन्होंने ये दिमाग लगाया कि इसे असंतुलित रासायनिक समीकरण का नाम क्यों दिया जाए। तो इस अवस्था में अभिकारक का कुल द्रव्यमान होता है, ठीक है, वो उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर नहीं होता है। इसमें जो द्रव्यमान है, जैसे Mg का द्रव्यमान 1 है, Mg का द्रव्यमान 1 है, तो ये दोनों तो बराबर है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन का द्रव्यमान 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन का द्रव्यमान 1 है, तो ये दोनों बराबर नहीं है। तो यहाँ पर क्या किया था उन्होंने, इस अवस्था में अभिकारक का जो कुल द्रव्यमान है उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर नहीं है। तो इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को कंकालिक रासायनिक समीकरण या रासायनिक समीकरण बोलते हैं। अब देखिए मैं इसे समझाता हूँ, मैं इसे डेफिनेशन को क्या करता हूँ, व्यक्त करता हूँ। अब देखिए किस प्रकार से बताया था उन्होंने कि जो अभिकारक का कुल द्रव्यमान होगा वो बराबर नहीं रहेगा उत्पाद के कुल द्रव्यमान के। रासायनिक असंतुलित रासायनिक समीकरण या कंकालिक रासायनिक समीकरण कहलाएगी। ठीक है, दोबारा से देखिए, जिस रासायनिक समीकरण में अभिकारक का द्रव्यमान, अभिकारक का जो कुल द्रव्यमान होता है वो बराबर नहीं होना चाहिए किसके, उत्पाद के कुल द्रव्यमान के, उस रासायनिक समीकरण को हम बोलते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण अर्थात कंकालिक रासायनिक समीकरण। अब देखिए कंकालिक रासायनिक समीकरण को संतुलित किस प्रकार से किया जाता है, ठीक है, तो किसी रासायनिक समीकरण को, ठीक है, संतुलित इसलिए किया जाता है, किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित इसलिए किया जाता है क्योंकि हमने द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ा है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम यह कहता है कि अभिकारक का जो कुल द्रव्यमान होता है वो बराबर होना चाहिए उत्पाद के कुल द्रव्यमान के। अभिकारक का जो कुल द्रव्यमान बराबर होना चाहिए उत्पाद के कुल द्रव्यमान के। क्यों होना चाहिए ये भी देखिए, क्योंकि द्रव्यमान को ना तो नष्ट कर सकते हैं ना ही उत्पन्न कर सकते हैं, इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। इसलिए हमें रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्या है, बेहद आवश्यक है।
तो जब हम जो यहाँ पर उत्पाद के कुल द्रव्यमान जो होते हैं, उत्पाद का जो कुल द्रव्यमान होता है, अभिकारक का कुल जो द्रव्यमान होता है वो बराबर होना चाहिए उत्पाद के कुल द्रव्यमान के, इसलिए हम किसी भी रासायनिक अभिकरण को संतुलित करते हैं। अब देखिए यहाँ पर संतुलित कीजिए इसे, Mg प्लस O2 एरो MgO। अब देखिए यहाँ पर आपको संतुलित करना आता होगा। जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का द्रव्यमान कितना है 1, अभिक्रिया के फलस्वरूप कितना है 1 बराबर है। ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना है यहाँ पर 2, ऑक्सीजन का कितना है 2, और अभिक्रिया के जो फलस्वरूप बनकर के तैयार हो उसमें 1 है, तो इसलिए हम यहाँ पर 2 लगाते हैं, इसके 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए हमने पीछे 2 क्यों नहीं लगाई, आगे 2 क्यों लगाई, क्योंकि पीछे 2 लगाने से क्या होगा, फॉर्मूले के साथ छेड़छाड़ हो जाएगी, और हमें नियम में ये बताया गया है कि फॉर्मूले के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, फॉर्मूले के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, तो मैग्नीशियम परऑक्साइड हो जाएगा यदि हम पीछे 2 लगा देते हैं, तो इसलिए फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, इसलिए हम आगे 2 लगाते हैं और इसको पूरी संख्या का मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से। अब मल्टीप्लाई करने के बाद में यहाँ पर क्या हुआ, 2 Mg हो गया और 2 ऑक्सीजन हो गया, तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया दोनों तरफ, ऑक्सीजन तो बराबर हो गया, लेकिन मैग्नीशियम के साथ क्या हो गया, छेड़छाड़ हो गया, मैग्नीशियम के साथ क्या हो गया, छेड़छाड़ हो गया, तो मैग्नीशियम आइसम नाराज हो गई कि हमारे साथ तो छेड़छाड़ हो गई, तो इसलिए उन्होंने क्या किया था, ले भाई ले, तेरी भी इज्जत रख लेते हैं, तो मैग्नीशियम को क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया। अब मैग्नीशियम यहाँ पर 2 हो गए, यहाँ पर भी मैग्नीशियम 2 हो गए, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 हो गए, ऑक्सीजन भी यहाँ पर 2 हो गए, तो इस प्रकार हमने रासायनिक समीकरण को बैलेंस कर दिया। अब हम बात करते हैं रासायनिक समीकरण के प्रकार और उनके बारे में डिस्कस करते हैं। आइए हम इसको रफ करते हैं, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड में जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आराम से कर लीजिए। तब तक आप अपने चैनल को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं रासायनिक समीकरण। हाँ जी दोस्तों, अब हम बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में। हम रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में अध्ययन करते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के जो प्रकार होते हैं वो मुख्य रूप से 5 ही होते हैं। अब देखिए संयोजन अभिक्रिया कैसे कहते हैं, और सबसे पहले आता है आपका संयोजन अभिक्रिया, फिर आपका आता है वियोजन अभिक्रिया, फिर आपका आता है विस्थापन अभिक्रिया, फिर आपका आता है द्विविस्थापन अभिक्रिया, फिर आपकी जो आती है उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया, और इन दोनों को मिलाकर के जो बनता है उसे बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बनती है, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। अब देखिए सबसे पहले आपकी बात आती है संयोजन अभिक्रिया कैसे कहते हैं, जो आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो होती है उसे क्या बोलते हैं, ठीक है, संयोजन अभिक्रिया कैसे बोलते हैं, कैसे कहते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर के एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, या तो 2 पदार्थ होंगे या उनसे अधिक पदार्थ होंगे, एक अभिकारक का निर्माण करके एक उत्पाद का निर्माण करेंगे, जैसे कि यहाँ पर हुआ है। जैसे कि सबसे पहले मैंने रासायनिक अभिक्रिया बताई थी आपको, H2 + O2 हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलकर के किसका निर्माण कर रही है, जल का निर्माण कर रही है। तो वहां पर जो अभिक्रिया हुई थी तो वो कौन सी हुई थी, वो हुई थी संयोजन अभिक्रिया, वो हुई थी आपकी संयोजन अभिक्रिया। 2 तत्व मिलकर के एक नए उत्पाद का, 2 अभिकारक मिलकर के एक नए उत्पाद का जब निर्माण करते हैं तो हम कहते हैं कुछ संयोजन अभिक्रिया हुई है। अब बात करते हैं वियोजन अभिक्रिया, और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि एग्जाम का जो क्वेश्चन है उसके पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि वियोजन अभिक्रिया कैसे कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया के प्रकार लिखिए तथा वियोजन अभिक्रिया की कोई उदाहरण दीजिए या समीकरण लिखिए, इस प्रकार से आती है ये। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूट करके 2 या 2 से अधिक उत्पाद में परिवर्तन होता है, जिसमें क्या होता है, एक अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पाद में टूट करके नहीं या परिवर्तित होता है। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, यहाँ पर CuSO4 कॉपर सल्फेट, किसमें, कॉपर सल्फेट में जब हम जल मिलाएंगे, 5 जल के अणु मिलाएंगे तो बन करके तैयार होगा आपका कॉपर सल्फेट .5H2O, कॉपर सल्फेट .5H2O। ये इसके क्या हो गए, ये उसके हो गए उदाहरण हो गया, एग्जाम्पल लिख लो या फिर या इसकी समीकरण मान लो आप। अब देखते हैं वियोजन अभिक्रिया के 3 प्रकार होते हैं। वियोजन अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है वियोजन अभिक्रिया के प्रकार। उसमें वियोजन, ऊष्मा के द्वारा जो वियोजन होती है वो ऊष्मीय वियोजन कहलाती है, जो प्रकाश के द्वारा जो वियोजन अभिक्रिया होती है वो प्रकाश की वियोजन कहलाती है, विद्युतीय वियोजन जो विद्युत धारा के द्वारा जो वियोजन अभिक्रिया होती है वो विद्युतीय वियोजन कहलाती है। अब बात करते हैं विस्थापन अभिक्रिया के बारे में। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, जब देखिए कोई अभिक्रियाशील तत्व आकर के बैठ जाए किसमें, अभिकारक में, और उसको साइड हटा दे, ठीक है, उसको साइड हटा दे, तो उसको साइड हटा करके खुद अपनी जगह ले ले, उसे बोला जाता है विस्थापन अभिक्रिया। देखिए यहाँ पर देखिए, जब एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर दे तो इसे विस्थापन अभिक्रिया कहलाते हैं। जैसे कि
दो लोग हैं आपस में बहुत गहरी क्या दोस्ती है, दो व्यक्तियों में आपस में गहरी दोस्ती है। अब तीसरा व्यक्ति आए जो उससे क्या हो, ताकत हो, या तो पैसे में पावरफुल हो या फिर शरीर में पावरफुल हो, दोनों में पावरफुल हो। यदि वो दोनों में पावरफुल होगा तो उस जो कमजोर व्यक्ति है उसको हटा देगा, उसकी जगह खुद ले लेगा। तो वहां पर जो अभिक्रिया होगी वहां पर कहलाएगी विस्थापन अभिक्रिया हुई है, वहां पर क्या कहलाएगी, विस्थापन अभिक्रिया हुई है। अब जो इसका जो एग्जाम्पल है वो है CuSO और कॉपर सल्फेट की जब जिंक के साथ में अभिक्रिया करवाई जाती है, जब कॉपर सल्फेट की जिंक के साथ में विक्रिया करवाई जाती है तो कॉपर से ज्यादा अधिक क्रियाशील तत्व कौन सा है, Zn यानी कि जिंक। तो जिंक क्या करता है, SO4 से अभिक्रिया करके जिंक कॉपर सल्फेट की जगह जिंक सल्फाइड का निर्माण करता है, जिंक सल्फेट का निर्माण करके CO को बाहर फेंक देता है, तू हट तेरी जरूरत नहीं है अब हमें, तू हट तेरी जरूरत नहीं है अब हमें, इसको बाहर फेंक देता है। अब बात करते हैं द्विविस्थापन। द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, अभिकारकों के बीच आदान प्रदान होता है, प्लस का माइनस के पास जाता है, माइनस का प्लस के पास जाता है, उस प्रकार से होता है। जैसे कि यहाँ पर ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान हो, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। एग्जांपल भी दिया हुआ है, BaCl2 प्लस K2SO4। अब Ba जो है वो SO4 से अभिक्रिया करके नहीं है, BaSO4 बना लेगा, और जो Cl2 है वो पोटेशियम से, क्लोरीन पोटेशियम से अभिक्रिया करके नहीं है, KCl2 बना लेगी। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आयन है, जैसे कि क्लोरीन पर माइनस का चार्ज आता है, Ba पे किसका आता है, प्लस का आता है, पोटेशियम पर प्लस का आता है, SO4 पर माइनस का आता है। अब देखिए Ba गया इसके पास SO4 के पास, तो बनकर के तैयार हुआ BaSO4, और K गया इसके पास, Cl गया K2 के पास, पोटेशियम के पास, और क्लोरीन गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या बनकर तैयार हुआ, KCl2 प्लस BaSO4। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम इसको रफ करके नेक्स्ट हेडिंग पे चलते हैं, उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया के बारे में, संचरण के बारे में, विकृत गंधिता के बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आज की क्लास में नहीं हम डिस्कस करेंगे, इसको जो नेक्स्ट सेशन होगा, जो कल की जो लेक्चर होगा, उसमें हमें इसके इन तीनों टॉपिकों के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। यदि ये आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करके बताएं, यदि नहीं अच्छा लगा तो भी कमेंट करके बताएं। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको एक सेशन कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में। जय हिंद, टेक केयर, टाटा, जय हिंद।